आप सभी का फिर से एक मैथ ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है और उसे हम कैसे पहचानते हैं। कुछ समीकरण दिए हुए थे जो अनसुलझे समीकरण थे और हमने उनको सॉल्व करके पहचाना कि वह द्विघात समीकरण है कि नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हमको शब्दों में क्वेश्चन दिए गए होंगे और उन क्वेश्चन की मदद से हम सवाल को हल करेंगे और द्विघात समीकरण बनाएंगे। दोस्तों, तो हम आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 के आगे के सवाल के बारे में। तो हमने आपको पहले हमने कुछ सवाल बता दिए थे। आगे के जो सवाल हैं हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो उसके पहले हम दोस्तों आपको ये बता देना चाहते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इसको हम एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करके बता देना चाहते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब किसी बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए और उस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो। हमने आपको पिछली वीडियो में यही बताया था कि अगर कोई बहुपद हो, मान लीजिए कि वह बहुपद है 3x² + 5x + 9 है। यह एक बहुपद है और यह बहुपद का सबसे बड़ी घात 2 है। और अगर यह बहुपद हमारा 0 के बराबर हो जाए तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने कहा कि अगर कोई भी बहुपद दिया हो और उस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो, 2 हो, और वह बहुपद पूरा का पूरा 0 के इक्वल अगर कर दिया जाए तो यह जो हमें प्राप्त होगा यह एक समीकरण प्राप्त होगा और इस समीकरण को हम कहेंगे द्विघात समीकरण, क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात दोस्तों 2 है। तो दोस्तों, आइए हम आगे सवाल को देखते हैं कि शब्दों में दिए गए सवाल को हम कैसे द्विघात समीकरण बनाएंगे। आइए दोस्तों, सवाल को देखते हैं। ये हमारा सवाल दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से, लंबाई जो है, ये जो लंबाई है आयताकार भूखंड की, ये लंबाई इस चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। दोस्तों, मान लीजिए यह आयताकार भूखंड है और इसकी जो ये लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो इसका मतलब है कि हम मान लेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है। मान लेंगे दोस्तों कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। अब उसके बाद भूखंड की हम क्या निकालेंगे, लंबाई। तो लंबाई क्या होगी दोस्तों, लंबाई जो हमारी है, ये लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, मतलब एक ज्यादा है, प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाएगी लंबाई। तो फाइनली हमको लंबाई मिल गई है 2x + 1, चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई का दुगुना और एक ज्यादा है लंबाई। अब उसके बाद उसने दिया है कि आयताकार भूखंड, सवाल में दिया गया है दोस्तों कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल वो दिया गया है, बराबर दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। दोस्तों, ये दिया गया है और हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यह आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम यहां से वैल्यू लाके सब इसमें पुट कर देंगे। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 528। तो वो वैल्यू लाके हम यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया हमारा 528। उसके बाद बराबर लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई कितना दिया है, 2x + 1। तो लंबाई की जगह 2x + 1 हो जाएगा। फिर इसमें हो जाएगा गुणा चौड़ाई का, और चौड़ाई कितना हमने माना है, x मान लिया है। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि क्या वो द्विघात समीकरण बनता है कि नहीं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है या हमें इससे द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। और द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। तो हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या यह इस फॉर्म में आता है कि नहीं। तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। तो हो जाएगा 528 बराबर x का गुणा कर दीजिए। तो x का गुणा 1 में होगा, फिर उसके बाद 2x में होगा। तो हो जाएगा आपका x का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x² और इसमें करेंगे तो +x, और ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 0 =
2x² प्लस x माइनस 528। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो दोस्तों फाइनली हमको समीकरण मिल चुका है और यह एक द्विघात समीकरण है। तो यह समीकरण जो होगा इस क्वेश्चन का हल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमको जो समीकरण मिला है वो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। दोस्तों आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा सवाल दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्रमागत का मतलब है क्रम आगत माने क्रम से आने वाले कितने, दो ऐसी संख्याएं जो क्रम से एक के बाद एक आ रही हैं, जैसे 21, 22, 23, 24 या 1, 2, इस तरह से क्रम से आने वाली दो संख्याएं हैं और उन संख्याओं का गुणनफल है 306। तो दोस्तों हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है, मान लेंगे कि पहली संख्या x है। उसके बाद जो दूसरी संख्या होगी क्रमागत है ना, मतलब x के बाद, तो x के बाद मतलब दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का मतलब होगा कि पहली संख्या में हम एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे अगर हमने कहा कि 20 पहली संख्या है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 21 होगी। और यह 21 कैसे मिलेगा, आप इस 20 में एक क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तभी तो 21 मिलेगा। उसी तरह से हम पहली संख्या में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब हम इसमें एक जोड़ेंगे तो हमें दूसरी क्रमागत संख्या मिल जाएगी। क्रमागत मतलब होता है कि दोनों संख्या एकदम क्रम से आनी चाहिए, उनके बीच एक का अंतर होना चाहिए। क्रमागत का मतलब होता है कि जो भी संख्या होंगी उनके बीच एक का अंतर होगा। दोस्तों तो अगर हम पहली संख्या x मान लेंगे तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी, क्योंकि यह इसके बाद आएगी। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली और दूसरी दो क्रमागत है, तो पहली और दूसरी अगर 3 होता तो x प्लस 1 करते हम। तो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब कि दोनों संख्याओं का आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, x है, उसके बाद दूसरी संख्या कितनी है, x प्लस 1 है। और कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल हमने कर दिया और यह गुणनफल बराबर कितना दिया है, 306। तो दोस्तों ये हमने लिख दिया 306। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं द्विघात समीकरण के रूप में कैसे आता है, क्या आता है। तो x का गुणा आप कर दीजिए, तो x का गुणा x में कर देंगे तो x² हो जाएगा, फिर x का गुणा 1 में कर देंगे तो प्लस x हो जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा 306। उसके बाद x² प्लस x, ये इधर प्लस है इधर आएगा तो 306 माइनस बराबर 0। तो दोस्तों ये मिल गया हमको समीकरण। और कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। दोस्तों तो अगर आपको नहीं लगता कि द्विघात समीकरण है तो आप इसकी तुलना आप कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आप देख लीजिए। यहाँ पे प्लस है कि माइनस से उससे लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि जो भी समीकरण है उस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है कि नहीं। अगर 2 होगी तो वह द्विघात समीकरण होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमारा दिया है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे मतलब रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है दोस्तों, 26 साल बड़ी है। मतलब रोहन की माँ 26 साल बड़ी है तो हम रोहन को x मान सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना रोहन की आयु x वर्ष है। रोहन को हम मान लेंगे कि वह x वर्ष का है। उसके बाद कहा है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 साल बड़ी है, मतलब कि रोहन की माँ की आयु क्या होगी, रोहन से 26 साल ज्यादा होगी। तो आप क्या करेंगे, रोहन की उम्र में 26 साल जोड़ देंगे, क्योंकि उस रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल ज्यादा है, तो आप प्लस कर देंगे दोस्तों। तो रोहन की उम्र में हम 26 साल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी रोहन की माँ की उम्र, और वो है रोहन से 26 साल बड़ी, प्लस है तो बड़ी। दिया है कि उनकी आयु का गुणनफल, मतलब रोहन और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल, और उनकी आयु का गुणनफल क्या कर रहा है, 3 वर्ष बाद हो जाता है 360। तो पहले हम 3 वर्ष बाद उनकी क्या आयु होगी वो लिखते हैं। तो लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। तो 3 साल बाद की बात हो रही, तो 3 साल क्या होगा, उसकी उम्र में जुड़ेगा। अगर पहले होता तो घटता, यहाँ पे बाद दिया है तो आप क्या करेंगे, रोहन की उम्र में 3 साल जोड़ देंगे।
तो 3 साल बाद जो रोहन होगा वह होगा उसकी उम्र का, मतलब वह अपनी उम्र में 3 साल बढ़ जाएगा, अर्थात रोहन हो जाएगा यक्स प्लस 3 साल का। और फिर उसकी माँ की उम्र भी 3 साल बढ़ेगी, क्योंकि ये 3 साल बढ़ेगा तो माँ भी 3 साल बढ़ेगी। तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु क्या होगी? तो इस समय उनकी माँ की आयु कितनी है? यक्स प्लस 26 है, तो यक्स प्लस 26 लिखेंगे। फिर इनकी माँ की आयु में कितना वर्ष बढ़ जाएगा? 3 साल और बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 29। अब रोहन की जो माँ है वह यक्स प्लस 29 ईयर्स की हो गई है। और 3 साल बाद रोहन कितना है? यक्स प्लस 3 वर्ष का है। अब कह रहा है कि 3 साल बाद की जो उम्र है इनकी उम्र का गुणनफल, 3 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल है 360। तो 3 वर्ष बाद की उम्र क्या है उसकी, रोहन की? यक्स प्लस 3 है, और उसकी माँ की उम्र कितनी है? यक्स प्लस 29 है। और इनका गुणनफल, इनकी उम्र का गुणनफल वह है दोस्तों 360, मतलब बराबर हो जाएगा 360। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि जो समीकरण मिलता है वो द्विघात समीकरण मिलता है कि नहीं। तो उसके बाद हम देखते हैं, गुणा कर लेते हैं। x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का गुणा आप 29 में करेंगे तो हो जाएगा 29x, प्लस 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, प्लस फिर उसके बाद 3 का गुणा आप 29 में करेंगे तो 3 × 29 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 87। उसके बाद आगे आप 360 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 32x। फिर उसके बाद प्लस है आपका 87 और ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 360 इज इक्वल टू बचेगा आपका 0। आप इसमें देखिए माइनस ज़्यादा है तो माइनस में से प्लस को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, अब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो 0 में से 7 घटेगा नहीं, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 5 बचा, 5 मतलब 15 में से 8 जाएगा तो 7 और यहाँ पे बचेगा 2, बराबर आपका हो जाएगा 0। तो दोस्तों ये मिल गया हमको द्विघात समीकरण। तो ये हमारा द्विघात समीकरण जो होगा इस सवाल का हल है, और इसे हम आगे भी हल करके इनकी उम्र को निकाल सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ समीकरण निकालना था तो हमारा समीकरण आ चुका है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करती है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो इक्वल है, समान है, हर जगह समान है, चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर इसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो वह उसी दूरी को, मतलब 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा समय ले लेती है। मतलब चाल को बाद में थोड़ा कम करना है तब समय हमारा क्या होता है, ज़्यादा लग जाता है। चलिए दोस्तों, तो हम मान लेते हैं कि माना जो रेलगाड़ी है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हम मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 480 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो दोस्तों समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, 480 है, तो 480 अब बटे चाल उसकी कितनी है, x। ये हो गया आपका घंटा, इतना घंटा वो लेगी, इतना दूरी अगर तय करती है x किलोमीटर चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो चलती है तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे इतना समय लगेगा। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि उसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर रेलगाड़ी की चाल, तो पहले उसकी चाल हमने x माना था, अब उस x को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम कर देंगे। तो पहले वाले चाल में से हम x 8 किलोमीटर क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इस समय उसकी चाल है x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर हम उसकी चाल को इतना कर देते हैं कम तो वह 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है। तो मतलब कि इसी दूरी को तय करने में ये 3 घंटा ज़्यादा समय लेगी। तो बच्चा हम कहेंगे, फिर बच्चा बोल दिया। तो दोस्तों आप देखेंगे कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो यहाँ पर कितना समय होगा, वही दूरी बटे 4, मतलब दूरी बटे 4, ये हो गया उसका घंटा। अब अगर उसकी स्पीड कम कर दिया जाएगा तो इतने घंटे का समय लेगी, लेकिन कह रहा है कि वो 3 घंटा अधिक ले रही है, 3 घंटा अधिक ले रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों चाल को आपस में बराबर करेंगे। तो आप लिखेंगे 480 बटे x और 480 बटे x माइनस 8, ये दोनों समय है। लेकिन उसके बाद जब हमने उसकी चाल को कम किया था तो वह 3 घंटे ज़्यादा समय ले रही थी, मतलब ये 3 घंटे ज़्यादा समय ले रही थी। तो हम इसमें 3 का प्लस कर देंगे तो वह उसके बराबर हो जाएगा। या तो दोनों चालों के बीच, दोनों ये जो हमारी चाल हमको मिली है, इन दोनों चालों के बीच कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे का, क्योंकि 3 घंटा ज़्यादा ले रही तो डिफरेंस कितने का आया, 3 घंटे का। तो आप लिखेंगे 480 बटे x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपान x, सॉरी माइनस इज इक्वल टू 3। मतलब कि दोनों चालों के बीच जो अंतर है वो कितने घंटे का है, 3 घंटे का है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि जो समीकरण हमको मिलता है क्या वह द्विघात समीकरण मिलता है। तो देखिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो या तो फिर हम 480 पहले कॉमन कर लें, तो 480 हमने कर लिया कॉमन, तो हमारा बचेगा 1 अपान x माइनस 8 माइनस 1 अपान x, क्योंकि 480 इसका यहाँ आ गया, बराबर हो गया आपका 3। उसके बाद 480 इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, और यहाँ पर x का गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो x फिर माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। उसके बाद आप माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं ये क्या होता है हमारा 480 ब्रैकेट इन, आप इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो हो जाएगा x माइनस एक्स एंड प्लस 8, और अपान हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 और बराबर हमारा 3 है। उसके बाद आप देखिए ये x इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 480 और गुणे आपका 8 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। इधर ये पूरा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा कर देंगे आप तो 0, 8 का 8 में करेंगे, 8 अट्ठे 64, कैरी आपका 6 हो गया, फिर 8 छक 48, सॉरी 8 चौक 32, अब 32 में आप 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0, फिर 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6, फिर 8 चौक 32 और 32 में 6 जोड़ देंगे 38, और बटे आपका हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब हम इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3840 बराबर 3 गुणे एक्स माइनस 8। आप इनका गुणा कर दीजिए अंदर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24x, और इधर हमारा है 3840। उसके बाद हम इनको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये हमको मिल गया फाइनली समीकरण, जो इस सवाल को सॉल्व करने के बाद हमको प्राप्त हुआ है। और हम इसे देखेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है। हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात जो है वो हमको कितनी मिली है, 2 प्राप्त हुई दोस्तों। तो इसका मतलब है कि ये समीकरण जो होगा वो द्विघात समीकरण है, और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए समीकरण हमको प्राप्त हो गया है। इसको सॉल्व करने के बाद हम x की वैल्यू निकाल के उनकी चाल वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।